दोस्तों गणेशा वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आप सबके लिए एक खुशखबरी है और खुशखबरी ये है कि दोस्तों आज से हम जो MP बोर्ड द्वारा जो प्रश्न बैंक निकाली गई है, इस प्रश्न बैंक का हम आपको व्रिज कोर्स कराएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि जो प्रश्न बैंक है, इस प्रश्न बैंक को हम आपको पूरा सॉल्व कराएंगे। जो आपकी MP बोर्ड द्वारा प्रश्न बैंक निकाली गई है, इस प्रश्न बैंक को हम पूरा आपको सॉल्व कराएंगे 1 बाय 1 चैप्टर। ठीक है, मतलब सभी चैप्टर को आपको कंप्लीट कराएंगे। जिसमें भी जितने क्वेश्चन हैं, जिस प्रश्न बैंक में जिस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं, उन सभी को बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को समझाते हुए हम इस पूरी प्रश्न बैंक को आपको कंप्लीट कराएंगे, समझाएंगे। तो दोस्तों आज से जो है ना वीडियो आपको रोज़ सुबह 7 बजे ये वीडियो मिलेगी। तो आप टाइम से आकर ये वीडियो आप देख लीजिएगा, है ना। समय से आपको सुबह 7 बजे मिलेगी और कंटिन्यू मिलेगी, क्योंकि हम इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना चाहते हैं इस प्रश्न बैंक को। ठीक है, ताकि आपको समय रहते इसकी तैयारी भी हो जाए और आपको यदि और कुछ भी पढ़ना पड़े तो वो भी आप पढ़ लो। तो ठीक है, तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 मतलब यूनिट 2, चैप्टर 2 का मतलब यूनिट 2, जिसका नाम है बिलियन सॉल्यूशन। इसका जो है ना सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराएंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसको हटा दिया गया है। इसलिए जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 है, यही हमारा पहला चैप्टर माना जाएगा। तो यहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों इसको देख लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है बिलियन। इस बिलियन कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे और इसके बाद इसके क्वेश्चन पे देखेंगे। तो दोस्तों हमारा इसका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प में दोस्तों हमारा पहला सही विकल्प क्या है? हमारा पहला सही विकल्प समझ के देखेंगे, गैसों का द्रव्य विलेयता का नियम किसने दिया था? तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि जो गैसों का द्रव्य विलेयता जो है, इसका जो नियम है वो आपका हेनरी महोदय ने दिया था। तो हेनरी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब इसने बोला है कि पीतल क्या है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो दोस्तों पीतल क्या है। तो आपको पता है पीतल आपका ठोस होता है। पीतल आपका कैसा होता है मेरे भाई? सॉलिड होता है, सॉलिड होता है ना। अब मेरे भाई सॉलिड है तो ये जो बिलियन बनाएगा सॉलिड ही बिलियन बनाएगा। ठोस है तो बिलियन इसका ठोस बिलियन ही कहलाएगा ना। ऐसा तो हो गई नहीं कि ये ठोस है और इसका द्रव विलयन हो जाए, ऐसा तो हो गया नहीं कि ये ठोस है और गैस विलयन हो जाए, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ये ठोस होता है तो मतलब जो पीतल है वो ठोस विलयन है। पीतल क्या है मेरे भाई? ठोस विलयन है। इसके बाद दोस्तों हम हमारे अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखो हमारा अगला क्वेश्चन है अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। अब इसने बोला है नहीं है, तो आपको पहले पता किसके बारे में करना? जो हैं उनके बारे में पता करना है कि कौन कौन से अणु संख्या गुणधर्म है। तो आप जानते हो अणु संख्या गुणधर्म की संख्या 4 है। ठीक है, जिसमें से पहला है हमारा वाष्पदाब में अवनमन, वाष्पदाब में अवनमन। ठीक है, बट वाष्पदाब में अवनमन आप देख पा रहे हो यहाँ कहीं नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कहीं नहीं है। दूसरा है हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में अवनमन है। तीसरा क्वथनांक में उन्नयन है। चौथा परासरण दाब है। तो ये आपके तीनों क्या हैं? अणु संख्या गुणधर्म है। बट केवल ये जो वाष्प दाब है ये आपका अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। तो यहाँ से जो आपका इसका सही आंसर होने वाला है, वो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो सही आंसर हो जाएगा आपका वाष्प दाब। क्या हो जाएगा? वाष्प दाब। ये जो है सही आंसर है, ये अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर वाष्प दाब में अवनमन होता तो वो हमारा सही आंसर होता। ठीक है, तो वाष्प दाब हमारा सही आंसर है यहाँ पर। ठीक है, अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? अब दोस्तों यहाँ पर समझो 1000 ग्राम विलायक में बोला है। ठीक है, अगर ये बिलियन में बोलता तो मोलरता होती, बट विलायक में बोला तो क्या होगी? मोलरता इसका सही आंसर होगा। मतलब ये आपका इसका सही आंसर है। तो आई होप कि आप दोस्तों समझ पाए होंगे मैंने जो समझाया है उस चीज़ को। अब हम दोस्तों आगे बात कर लेते हैं।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और रिक्त स्थान में दोस्तों हमारा पहला रिक्त स्थान है एक आदर्श विलयन। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है एक आदर्श विलयन वह है जो सभी परिस्थितियों में, एक आदर्श विलयन की बात कर रहे हैं, एक आदर्श विलयन कौन सा होता है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, आदर्श विलयन वह होता है जो आपका राउल्ट नियम का पालन करता है। कौन से नियम का? राउल्ट नियम का पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। क्लियर? विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं क्या कहलाते हैं? खाली स्थान कहलाते हैं। तो मेरे भाई जिनके परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपराशरी कहते हैं। क्या कहते हैं? समपराशरी। तो यहाँ सब समपराशरी इसका सही आंसर होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट है अणु संख्या गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में। अणु संख्या गुणधर्म जो है विलयन के निश्चित आयतन में खाली स्थान के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो अणु संख्या गुणधर्म किसके कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं जानते हो? तो आपको पता है अणु संख्या गुणधर्म विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो अगला है अगला हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर समझ लो, अगला ऑब्जेक्ट है ना, खाली स्थान विलयन में निश्चित ताप पर विलय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती। तो दोस्तों आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, सांद्रता के आधार पर विलयन। तो सांद्रता के विलयन आधार पर विलयन आपने देखे थे, 5 थे। एक तनु विलयन था, एक आपका सांद्र विलयन था, एक आपका संतृप्त विलयन था, एक असंतृप्त और एक अति संतृप्त। ये 5 थे। ठीक है, तो इसमें एक आपका था जो संतृप्त विलयन था, वो एक ऐसा विलयन था जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं मिला सकते। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो आपका संतृप्त हो जाएगा। ठीक है, संतृप्त इसका जो है ना आंसर हो जाएगा, क्योंकि संतृप्त ही विलयन एक ऐसा विलयन है जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, नहीं मिला सकते। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हमारा अगला है 5वां, अर्धपारगम झिल्ली से केवल खालिस्तान के अणु पार जा सकते हैं। तो आपने दोस्तों ये बहुत अच्छे से जाना होगा, आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि अर्धपारगम ऐसी झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो मात्र विलायक के अणुओं को आर पार जाने देती है। किसके अणुओं को? केवल विलायक के अणुओं को आर पार जाने जाती है, विलेय के अणुओं को नहीं। तो यहाँ पर आपका विलायक जो है ना सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा सही जोड़ियों पर है। सही जोड़ियों को हम देखेंगे। तो दोस्तों हमारा जो सही जोड़ियों में हमारा पहली सही जोड़ी है उसको आप एक बार जल्दी से देख लो। ठीक है ना, एक सेकंड दोस्तों। पहली हमारी सही जोड़ी है, क्या है? गैस का द्रव्य विलयन। दोस्तों गैस का द्रव्य विलयन मतलब द्रव्य में गैस का द्रव्य में, ठीक है, द्रव्य में जब गैस को मिलाएंगे मतलब द्रव ज़्यादा मात्रा में हो और गैस कम मात्रा में हो तो कौन सा विलयन बनता है? तो आप देखे होंगे दोस्तों सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो विलय और विलायक की प्रकृति के आधार पर जो है ना विलयन के प्रकार तो वो 9 थे, है ना। तो जब हम द्रव्य में गैस को मिलाते हैं तो आप जानते हैं दोस्तों सोडा वाटर बनता है। सोडा वाटर एक ऐसा विलयन है जो द्रव में, सोडा वाटर एक ऐसा विलयन है जिसमें द्रव ज़्यादा और गैस कम होती है। नेक्स्ट है ठोस का गैस में विलयन। ठीक है, ठोस का किस में विलयन? गैस में। मतलब गैस में जब ठोस मिलता है तो क्या बनता है? तो आप जानते हो दोस्तों धुआं बनता है। क्या बनता है? धुआं। जैसे आपका जो धुआं होता है उसमें ज़्यादा मात्रा में गैस और कम मात्रा में ठोस होता है। नेक्स्ट है अणु संख्या गुणधर्म। तो अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं? जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। मतलब ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है, ठीक है, और ये हमारा तीसरा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है राउल्ट के नियम का पालन कौन करता है? तो आदर्श विलयन करते हैं। तो ये हमारा चौथा हो गया। नेक्स्ट है अधिक मात्रा में विलय की मात्रा कौन सा होता है? जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो होता है आपका सांद्र विलयन। तो ये हमारा राइट क्वेश्चन हो गया, राइट ये आंसर हो गया। आई होप आप सही जोड़ियों को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में जमा पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्या है? तो अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन ये है कि विलयन में विलय की मात्रा कम होने पर, जो आपका विलयन होता है ना विलयन, यदि विलयन में विलय की मात्रा कम हो तो वो विलयन क्या कहलाता है? तो आप जानते हो विलय की मात्रा कम तो तनु विलयन, विलय की मात्रा ज़्यादा तो सांद्र विलयन। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये तनु विलयन। कौन सा विलयन मेरे भाई? तनु विलयन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है
प्रति लीटर बिलियन में, मतलब 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। तो आपको पता है दोस्तों, जो ग्राम तुल्यांक की संख्या शब्द आया, मतलब यहाँ से सीधा साधा आपका मतलब है नॉर्मलता से, मतलब ये नॉर्मलता के बारे में पूछ रहा है। तो प्रति लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो गुण विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनका नाम क्या है? अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है, तो अणु संख्या गुणधर्म है। आप पूरा इसका आंसर लिख लेना, ये तो जानते हो बार बार चीज़ें। देखो, अणु संख्या गुणधर्म वाला क्वेश्चन अभी अभी 2 या 3 बार आ चुका है। एक बार सही विकल्प में भी आया, फिर रिक्त स्थान में भी आया ना। ठीक है, तो यहाँ सॉरी रिक्त स्थान और सही जोड़ियों में ये आ गया, अब ये तीसरी बार है। ठीक है, तो जान गए, समझ गए। ठीक है, बिलियन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन के सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या। देखो, मोलों की संख्या की बात की है, बिलियन के किसी घटक के मोलों की संख्या। किसी घटक मतलब विलेय के घटक या विलेय के घटक या विलायक घटक, किसी एक घटक के मोलों की संख्या और कुल घटकों के मोलों की संख्या। तो एक घटक के मोलों की संख्या और कुल घटक के मोलों की संख्या क्या बोलते हैं? तो आप जानते हो, मोल प्रभाज बोलते हैं। तो ये मोल प्रभाज सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ जाओ भाई, आगे बढ़ जाओ ना मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। विलयन जो बिना संगठन बदले एक ही ताप पर आश्रित होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं स्थिरक्वासी। उसे क्या बोलते हैं? स्थिरक्वाथी मिश्रण। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम स्थिरक्वाथी मिश्रण, स्थिरक्वाथी मिश्रण। ठीक है, तो वह विलयन जो बिना संगठन बदले एक ही ताप पर आश्रित हो जाता है उसे स्थिरक्वाथी मिश्रण बोलते हैं। एक ही ताप पर क्या हो जाए? आश्रित हो जाए, है ना, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे स्थिरक्वाथी जो है ना मिश्रण कहते हैं। क्लियर है? तो ये 5 आपके एक शब्द में सही आंसर। तो इतने आपको ऑब्जेक्ट कम से कम कंप्लीट इस चैप्टर के करने हैं। ठीक है, इतने ऑब्जेक्ट कर लोगे कंप्लीट तो फिर आपको ऑब्जेक्ट में दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, और आगे दोस्तों अब हमारे क्वेश्चंस पर बात होगी। ठीक है ना, चलो तो अब हम जो है ना इस यूनिट के, इस चैप्टर की जो प्रश्न बैंक है इसके क्वेश्चंस को प्रारंभ करते हैं। तो इसमें दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, और एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारा। सिंपल है क्वेश्चन और कह रहा है हमारा बिलियन किसे कहते हैं। तो कौन नहीं जानता दोस्तों, कौन नहीं जानता? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक अवयवों को, या फिर हम पदार्थों को, अवयवों को पदार्थ बोलते हैं, तो 2 या 2 से अधिक अवयवों को मिला दिया जाता है तो जो समांगी मिश्रण हमें प्राप्त होता है वही आपका बिलियन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला क्या गया है? 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। ठीक है, जैसे नमक और जल का मिश्रण बिलियन है। ठीक है, चीनी और जल का मिश्रण बिलियन है। तो ये 2 एग्जाम्पल होगा। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, सांद्रता के आधार पर बिलियन का वर्गीकरण कीजिए। तो सांद्रता के आधार पर आप जानते हो कि जो बिलियन है वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। सांद्रता के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सांद्रता के आधार पर। अब यहाँ पर 5 प्रकार के क्यों नहीं बताए गए? तो आपको पता है कि 5 प्रकार के ना बताने का यहाँ कारण ये है कि क्वेश्चन छोटा था। ठीक है, तो सांद्रता के आधार पर बिलियन का वर्गीकरण, तो सांद्रता के आधार पर बिलियन 3 प्रकार यहाँ पर बोला गया है, बट होते हैं कितने टाइप के? 5 टाइप के। ठीक है, तो पहला दोस्तों सांद्रता के आधार पर यहाँ पर 3 प्रकार के बोला गया है, बट होते कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के। मैं 5 को बता दे रहा हूँ। पहला है हमारा दोस्तों, पहला जो हमारा बिलियन होता है ये हमारा है कौन सा बिलियन? पहला हमारा जो बिलियन है जिसका नाम है संतृप्त बिलियन। कौन सा नाम है मेरे भाई? संतृप्त बिलियन। ठीक है, दूसरा बिलियन जिसका नाम है मेरे भाई, जिसका नाम है असंतृप्त बिलियन। क्या है भाई? असंतृप्त बिलियन। ठीक है, और तीसरा बिलियन जिसका नाम है अति संतृप्त बिलियन, अति संतृप्त बिलियन। बट मैं आपको पूरे 5 ही बताता हूँ। देखो, सांद्रता के आधार पर ये 3 तो हैं, 3 में आप 2 और जोड़ लेना। पहला जिसका नाम है, एक सेकंड, जिसका नाम है मेरे भाई तनु बिलियन। कौन सा बिलियन?
तनु विलयन। पहला कौन सा है आपका? तनु विलयन, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा आपका है सांद्र विलयन। कौन सा विलयन? सांद्र विलयन, ठीक है। तीसरा है आपका संतृप्त विलयन, चौथा है आपका असंतृप्त विलयन और पांचवा है आपका अति संतृप्त विलयन। तो ऐसे करके 5 टाइप के होते हैं, तो आप 5 को याद रखना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है गैसों में द्रव की विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है? केवल आपको कारक बताने हैं। तो गैसों की द्रव्य विलेयता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहले तो गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति, जो गैस ज़्यादा एक्टिव होती हैं, ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, वो जल में जल्दी से मिल जाती हैं, और कुछ गैसें ऐसी होती हैं ज़्यादा क्रियाशील नहीं होती, वो द्रव में कम विलेय होती हैं, ठीक है। तो ऐसे द्रव की प्रकृति पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट विलायक की प्रकृति, कि आप गैसों को मिला किस में रहे हो, इस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट ताप का प्रभाव, ताप ज़्यादा है कम है तो ये भी प्रभाव दिखाता है। नेक्स्ट है विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति, कोई अन्य पदार्थ उपस्थित है, ठीक है, तो जैसे CO2 उपस्थित है या फिर कोई सा अन्य पदार्थ उपस्थित, तो उस पर भी गैस की द्रव्य विलेयता डिपेंड करती है। नेक्स्ट है दाब का प्रभाव। तो ये 5 कारक जो है ना गैस की द्रव्य विलेयता को है ना निर्भर करते हैं, गैस की द्रव्य विलेयता पर निर्भर करते हैं। गैस की जो द्रव्य विलेयता है वो इन कारकों पर डिपेंड होती है, ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपको सबको तैयार करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस बार आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है, ठीक है। असामान्य अणुभार किसे कहते हैं? असामान्य बोला इसमें, असामान्य अणुभार क्या है? तो सब देख लो अच्छे से और इस क्वेश्चन को सबको कंप्लीट करना है, ठीक है। क्या बोला है? यदि विलयन में विलेय के कणों का वियोजन या संगुणन होता है। आप जानते हो जो विलयन होता है, जो आपका विलयन होता है, और विलयन में आप विलेय को ही मिलाते हो। विलयन में आप किसको मिलाते हो? विलेय को ही मिलाते हो। तो जब विलयन में विलेय के कणों का वियोजन या संगुणन होता है, बिल्कुल मेरे भाई, जब विलयन में विलेय को मिलाते हैं तो विलेय घुलेगा, मिलेगा, है ना, यही होगा ना, वियोजन या संगुणन होता है। तो विलयन में विलेय के कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। सिंपल सी बात है, जब कोई विलेय विलयन में मिलेगा तो विलेय के कणों की संख्या परिवर्तित ही होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, परिवर्तित हो जाती है। इस कारण अणुसंख्या गुण का मान भी क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि अणुसंख्या गुणधर्म तो विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड करता है, तो बिल्कुल हो जाता है। तथा विलेय का अणुभार भी परिवर्तित हो जाएगा, बिल्कुल। जब विलेय के कणों की संख्या परिवर्तित होगी तो अणुसंख्या गुणधर्म परिवर्तित होगा, जिससे विलेय का अणुभार भी क्या होता है? बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है, ठीक है। अर्थात विलेय का अणुभार वास्तविक अणुभार से भिन्न होता है। विलेय का अणुभार वास्तव में होना चाहिए जो उससे अलग हो जाता है, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? असामान्य अणुभार, ठीक है। तो ध्यान रखना, यदि विलयन में विलेय के कणों की संख्या, विलेय की कणों की वियोजन या संगुणन होता है, विलयन में जब विलेय को मिलाते हैं तो विलेय उसमें घुलता है, मिलता है, जो भी होता है, तो विलयन की कणों की संख्या परिवर्तित हो जाएगी, जिससे अणुसंख्या गुणधर्म में परिवर्तित हो जाएगा। और जब अणुसंख्या गुणधर्म परिवर्तित हो जाएगा तो विलेय का अणुभार भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि विलयन में जब विलेय को मिलाएंगे तो कुछ विलेय के कण भी मिल जाएंगे, है ना, तो कुछ चिपक जाते हैं, क्योंकि आसानी से फिर देखो मिलाएंगे तो संगुणन वियोजन होगा, तो कुछ विलेय भी विलयन के साथ मिल जाता है और विलयन भी विलेय के साथ मिल जाता है। तो ऐसे करके अणुओं की संख्या परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो परिवर्तित हो जाता है, जिससे अणुभार परिवर्तित हो जाएगा, इसे ही बोलेंगे असामान्य अणुभार। तो ये चीज़ आपको याद रखना है क्लियरली, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अगला बोला है समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? इसने बोला है समपराशरी विलयन क्या है? समपराशरी विलयन। तो समपराशरी, पराशरी मतलब परासरण दाब, सम मतलब समान। तो वे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं उन्हें बोलते हैं समपराशरी विलयन। तो आप तो ऐसे ही याद रखना, आप तो ऐसे भी याद रखना, जो आंसर ये दिया है इसको मत याद रखना। तो वे विलयन या वे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। आप ऐसे याद रखना, ठीक है। चलो, और इस टाइप से याद रखना है तो ये परिभाषा फिर आपके पास सामने ही है, लिखी हुई है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। इसने बोला है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, हमने पढ़ा है मूलल अवनमन स्थिरांक पढ़ा है और मूलल उन्नयन स्थिरांक पढ़ा है। मूलल अवनमन पढ़ा है और मूलल उन्नयन पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ये आ गया है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक ये आया है, तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। हमने पढ़ा है मूलल उन्नयन स्थिरांक और मूलल अवनमन स्थिरांक, बट ये नहीं आया, इसने अलग ही टाइप का दिया। तो ये कोई अलग नहीं है मेरे भाई, कोई भी अलग नहीं है, परिभाषा वही है। वो क्या है देखो इधर, किसी विलायक के
100 ग्राम में। अब यहाँ ग्राम बोला है तो ग्राम से बात कर लो, मोलल बोला होता तो मोल से बात करते, मोलल होता तो मोल से बात करते, अब ग्राम बोला तो ग्राम से बात कर लो, क्या दिक्कत है? जिससे उसने बोला उससे बात कर लो भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी विलायक के 100 ग्राम में, किसमें? 100 ग्राम में किसी आवासशील विलेय या विद्युत अनअपघट्य के 1 ग्राम, एक काम करो इसको या करके ये जो है ना इतना काट देना, ठीक है, इतना काट देना। अब ये पढ़ो, किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी आवासशील विलेय के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, समझ पा रहे हो ना? किसी विलायक के 100 ग्राम में, अब 1000 ग्राम से भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप 100 ग्राम से करो, आप 1000 से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो किसी विलायक के 1000 ग्रामों में किसी आवासशील विलेय के 1 ग्राम अणु घोलने पर, 1 ग्राम अणु मतलब कोई आवासशील, कोई विलायक है, ठीक है, विलायक का कितना भार लिया आपने? 100 ग्राम लिया है। यदि उस 100 ग्राम में कोई आवासशील जो विलेय है उसका 1 ग्राम अणु घोल दो, तो उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह उस विलायक का ग्राम अणु उन्नयन कहलाता है। इसे हम K100, है ना, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, इसे केवी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? केवी से व्यक्त करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, तो उससे ही मिलती जुलती परिभाषा है। थोड़ा सा आपने उसको पढ़ लिया है तो इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इतना ही तो ऐड करना है, बस समझना है चीज़ों को उसमें और इसमें क्या अंतर है, क्योंकि वो चीज़ याद है तो ये तो हमें आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। तो किसी विलायक के 1000 ग्रामों में किसी आवासशील विलेय के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह उस विलायक का ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसको केवी या K100 से व्यक्त करते हैं। क्लियर? चलो अब हम आगे बात कर लेते हैं और हमारे अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन उसकी परिभाषा वाला है ना, ग्राम अणु अवनमन। तो वही परिभाषा, किसी आवासशील विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु को 1000 ग्राम विलायक में, आप उससे ही परिभाषा याद रखना, उससे जैसे आपने उसकी परिभाषा की थी ना उसके अकॉर्डिंग आप इसकी करना, ठीक है। इसके ये जो है ना इसके अकॉर्डिंग मत चलो, आप इसके अकॉर्डिंग चलो, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अवनमन वाली परिभाषा बताएं तो देखो, किसी विलायक के 100 ग्रामों में किसी आवासशील विलेय के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे उस विलायक का ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अवनमन मतलब कमी होता है, उन्नयन मतलब क्या होता है? वृद्धि होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप उसकी परिभाषा कर लेना, ठीक है। तो क्या बोला हमने? ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक की परिभाषा एक बार फिर से सुनो, किसी विलायक के 1000 ग्रामों में किसी आवासशील विलेय के 1 ग्राम अणु, इतना तो आपको याद नहीं रखना, इतना कि 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे उस विलायक का ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे KF से व्यक्त करते हैं, ऐसा लेना, इसे KF से व्यक्त करते हैं, ऐसा करके लिख लेना, ठीक है। चलो, और यदि यह परिभाषा आपको करना है तो यह है आपके पास, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको तैयार कर लेते हो, ठीक है। अभी फिर से क्वेश्चन आ गया है, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? तो समपराशरी विलयन, जब दोनों विलयन को सांद्रता का मान समान होता है तो दोनों विलयन के लिए परासरण दाब का मान भी बराबर होता है। अतः वे विलयन जिनके लिए परासरण दाब का मान समान होता है उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है, इतना याद रखना है। वे विलयन जिनके लिए परासरण दाब का मान समान होता है उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं, इतना याद रख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन पे बात करो। एल्कोहल एवं जल के 1 विलयन में आणविक अन्योन्य क्रिया की भूमिका क्या है? एल्कोहल और एक जल का विलयन है, उस विलयन में एक विलयन है, उसमें आणविक अन्योन्य क्रिया मतलब उनके अंदर अणु, देखो भाई, एल्कोहल में जब मिलाओगे तो एल्कोहल में जल मिलेगा, और एल्कोहल में जब जल मिलेगा तो इनके अंदर एक क्रिया होगी, इनके अंदर की जो क्रिया है वही अन्योन्य क्रिया है, इनके अंदर की जो क्रिया है वही अन्योन्य क्रिया है। तो उसकी क्या भूमिका है वो आपको बताना, थोड़ा क्वेश्चन घुमाया है। एल्कोहल और जल को मिला रहे हैं तो एल्कोहल और जल मिलेंगे तो उनके अंदर एक क्रिया होगी, वो अंदर की क्रिया अन्योन्य क्रिया होगी, उसकी क्या भूमिका है वो बताना है, ठीक है।
तो देख लो ये बात, एल्कोहल एवं जल के विलयन में एल्कोहल तथा जल के अणु अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। बिल्कुल, जब एल्कोहल और जल के अणु आपस में मिलेंगे तो इनके अंदर अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनेगा। अंतरा मतलब अलग अलग अणुओं के परमाणु के मध्य बंध बनेगा, ठीक है, अलग अलग अणुओं के परमाणु के मध्य बनेगा बंध, है ना, तो वो अंतरा होता है। और जब एक ही अणु के परमाणु के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है तो वो अंतरा होता है। तो लेकिन यहाँ पर अलग अलग अणु है ना, एल्कोहल अलग है और जल अलग है, तो अंतरा बनेगा, ठीक है। तो जब एल्कोहल एवं जल के विलयन में एल्कोहल तथा जल के अणु अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, लेकिन यह H2O तथा एल्कोहल हाइड्रोजन बंध में दुर्बल होते हैं। मतलब जो एल्कोहल और जल के बीच जो हाइड्रोजन बंध बनता है वो हाइड्रोजन बंध H2O और एल्कोहल के बीच जो हाइड्रोजन बंध बनता है उससे में दुर्बल होते हैं, ठीक है। इससे अणुओं की वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि ये दुर्बल होता है ना। मतलब H2 और एल्कोहल मतलब एल्कोहल के बीच जो बंध बनता है उससे एल्कोहल और जल के बीच जो बंध बनता है वो दुर्बल होता है। मतलब उसको वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। अतः यह विलयन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, तो ये इसकी भूमिका हो गई। बस यही तो बताना था कि अन्योन्य क्रिया की क्या भूमिका है, ठीक है, यही बताना था, ये बता दिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। मोलरता एवं मूललता को इकाई सहित परिभाषित करना है। मोलरता और मूललता को इकाई सहित परिभाषित करना है आपको, ठीक है। तो इकाई सहित हम परिभाषित कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। एक सेकेंड, इकाई सहित परिभाषित करना है, इकाई मतलब इकाई भी लिखना है आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा एक एक करके समझा देते हैं, ठीक है। चलो एक सेकेंड रुको, देखो इधर सबसे पहले बात करते हैं मोलरता पे। तो किसी विलयन एक सेकेंड हाँ, किसी विलयन की मोलरता उसके 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका सूत्र ये, बस यही है। अब उसने क्या बोला था, किसके सहित परिभाषित कर दो, इकाई सहित। तो इकाई आपको बताना है, तो इकाई आप बता देना मोल पर लीटर। इकाई इसमें तो नहीं है, मैं अलग से ही आपको बता दे रहा हूँ। इकाई इसकी क्या है, मोल पर लीटर, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो पहले तो आपको क्या करना है, ये परिभाषा लिख देना, इसे M से व्यक्त करते हैं। इसकी इकाई मोल पर लीटर होती है, ऐसा बता देना, ठीक है। इसकी इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर, ये बता देना, ठीक है। और फिर एक इसका सूत्र लिख देना, सोने में सुहागा वाला काम हो गया। अब ये वाला सूत्र नहीं लिखना, ठीक है, नहीं तुम लोग सोचो कि ये भी लिखेंगे, नहीं, आपको इतना लिखना है, M से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक मोल पर लीटर, और ये वाला सूत्र, इतना आपको काम करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपका आएगा मूललता। तो मूललता में भी आपको यही काम करना है, ये परिभाषा लिखना है, इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, और इसका मात्रक होता है मोल पर किलोग्राम, ये लिख देना, और ये इसका एक सूत्र लिख देना, बस इससे ज़्यादा आपको काम नहीं करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ाओ इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाना। जो हेनरी नियम है ना आपका, इसको हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाना है। तो देख लो हेनरी नियम क्या है। तो हेनरी नियम है हमारा, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय किसका आयतन, गैस का आयतन गैस के दाब के समानुपाती होता है। गैस के दाब के कैसा होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। जिसके साथ वह विलायक साम्य अवस्था में, बस ये तो चीज़ लिखना ही नहीं है, समानुपाती होता है, बस इतना याद आपको रखना है दोस्तों, ठीक है। तो आगे हम दोस्तों इसको आगे बढ़ा देते हैं, और जब इसको हम आगे करते हैं तो थोड़ा सा हम ये लिख देते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिख देते हैं, यदि विलायक के इकाई आयतन में विलेय का गैस का द्रव्यमान तथा साम्य दाब हो तो M बराबर क्या होता है, Kp होता है, क्या होता है, Kp होता है, ठीक है। जहाँ K क्या है, एक नियतांक है। तो बस यही आपको लिखना है, मतलब यहाँ पर ये आपको पहले संबंध बनता है M समानुपाती P, और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो K आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका M बराबर Kp बनता है, ठीक है। गैस की मात्रा का द्रव्यमान आप मान लेते हैं स्मॉल m, और दाब है P, तो M समानुपाती क्या बन जाता है, P।
समानुपाती का चिन्ह हटाएगा, के जाएगा, के क्या है स्थिरांक है, ठीक है। चलो अगला है हमारा क्वेश्चन, अणुसंख्यक गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाना है। जो अणुसंख्यक गुणधर्म है इसको आपको उदाहरण सहित समझाना है। तो उदाहरण कुछ नहीं है, उदाहरण जो है ना, जो अणुसंख्यक गुणधर्म है ना उसके प्रकार हैं, प्रकार को हम उदाहरण बोलते हैं, ठीक है। तो विलयन के ऐसे गुण जो विलय के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? कणों की संख्या पर, ठीक है, निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, ठीक है, ओके। अब ये उदाहरण, तो विलयन का परासरण दाब, वाष्प दाब या अपेक्षिक व्यवनमन, हिमांक व्यवनमन, क्वथनांक उन्नयन, ये जो इसके प्रकार हैं वो ये इसके उदाहरण बन जाते हैं, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी हमें समझना जरूरी है, ठीक है। तो चलो इसको न्यूमेरिकल को भी हम समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला है 120 ग्राम NaOH, उसने बोला है कि 120 ग्राम क्या है NaOH है, को 2 लीटर विलयन में विलय किया गया है। 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में विलय किया गया है, तो मोलरता बताओ। तो आप ये बताओ इसमें विलय क्या है। तो आप कहोगे सर NaOH की मात्रा कम है, 2 लीटर है ना, ये 2 लीटर विलयन है और उसमें NaOH मिला, तो NaOH की मात्रा कम है, मतलब ये विलय है, ठीक है। और विलयन आपको दिया ही है 2 लीटर का, ठीक है। तो NaOH का आपको क्या जरूरत होगी मोलरता में? अणुभार। तो NaOH का अणुभार कितना होता है? 40 होता है। कैसे होता है 40? तो देखो इधर Na का कितना 23, O का कितना 16, H का कितना 1, तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो 40 ही आएगा ना, ठीक है, 40 आ जाएगा। तो NaOH का द्रव्यमान कितना दिया? 120 ग्राम। NaOH का अणुभार कितना आ गया? 40। अब विलयन का आयतन कितना है? 2 लीटर। मोलरता का सूत्र क्या है? तो मोलरता का ये सूत्र है, ठीक है, विलय का द्रव्यमान इंटू विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन, ठीक है, यही है ना सूत्र, कैपिटल M मोलरता का, ठीक है। तो ये लगाएंगे तो NaOH का द्रव्यमान 120 ग्राम, NaOH का अणुभार 40 और विलयन का आयतन 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है, मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर ये आ जाएगा, ठीक है, ओके।